अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान खुराना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार है। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब वाला जो एपिसोड है उसके बहुत ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। और गंडापुर साहब ने एक स्टोरी दी। उन्होंने कहा जी कि मैं किस तरीके से रात गुजारी, मैंने आपको पूरे वीलॉग में बताया। और वो रात गुजारने के बाद मैं कैसे उतरा, कैसे मैं निकल गया, किसी की नज़रों में नहीं आया। फिर कैसे मैं एक पहाड़ चढ़ गया बहुत ऊंचा, फिर मैं खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे उतर गया, फिर वहाँ पे गाड़ी मिली, फिर कैसे बहुत सारे अजला से घूमते हुए एक रास्ता लेकर मैं पहुँचा पेशावर में। जब मैं अपने घर सीएम हाउस गया तो मुझे पता चला कि असेंबली का इजलास चल रहा है, तो फिर मैं फौरी तौर पे वहाँ गया और फिर मैंने बात की। ये उनका साइड ऑफ द स्टोरी है। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है, और बहुत सीनियर और बड़े जर्नलिस्ट हैं नुसरत जावेद साहब, और बाद औक़ात आप उनके अफकार से चाहे आप इख्तलाफ भी कर लें, लेकिन नुसरत जावेद साहब जो है उन्होंने एक ख़बर दी और ये उनका क्रेडिट है। उन्होंने 5 घंटे पहले बताया, और उनके ट्वीट जो है उसका लुबे लबाब ये था कि अली अमीन गंडापुर अगर अचानक से नमूदार हो जाएं और आ जाएं असेंबली के इजलास में, यानी वो उन्होंने पहले बता दिया कि ये होगा, अली अमीन गंडापुर साहब अचानक असेंबली के इजलास में आ जाएंगे। उस वक्त पाकिस्तान में किसी के फरिश्तों को भी इस बात का आइडिया नहीं था कि अली अमीन गंडापुर असेंबली के इजलास में आएंगे। अब ये उन्हें कैसे पता था, जबकि खुद अली अमीन गंडापुर को नहीं पता था कि असेंबली का इजलास हो रहा है और मैं जब जाऊंगा और मैं उसके अंदर बाद में मुझे पता चलेगा और मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। लेकिन और वो देखे ना, अली अमीन गंडापुर वापस सीएम हाउस जाके सबको उधर भी बुला सकते थे, असेंबली का इजलास मुलतवी भी करवा सकते थे, लेकिन वो असेंबली के इजलास में ही गए। इसका मतलब है नुसरत जावेद साहब को 5 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब ना सिर्फ के सामने आ जाएंगे, वो लापता नहीं रहेंगे, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो असेंबली के इजलास में भी आ जाएंगे। तो आज उन्होंने 3-4 चीज़ें और बताई, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी खबर दी है, तो अब उनकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए है कि उनकी खबर सच्ची साबित हुई, और जब इतनी बड़ी खबर आपकी ठीक साबित हो जाए, एक सूबे का वज़ीर आला गायब है और वो ये बता रहे हैं कि जी ये आ जाएगा वापस और ये इजलास में शिरकत कर लेगा, फिर आप सीक्वेंस देखें सारी चीज़ों के तो वो फिर जुड़ जाते हैं आपस में। अब नुसरत जावेद साहब मज़ीद चीज़ें जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो 2:30 बजे के करीब वो पहुंच गए थे पेशावर। ये जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं शाम को पहुंचा हूं, इस बात को उन्होंने गलत करार दिया। उन्होंने कहा जी एक बहुत अहम शख्सियत जो सियासी नहीं है और ताकतवर शख्सियत, उसके साथ उन्होंने दोपहर का लंच किया है 2:30 बजे, और अब ये चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं। ना सिर्फ दोपहर का लंच किया 2:30 बजे, बल्कि उसके बाद उन्होंने हयाताबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोगों से मुलाकात भी की। फिर उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई बातें बताई। फिर ये बताया कि कैसे अली अमीन गंडापुर साहब फिर असेंबली में पहुंचे और आकर उन्होंने तकरीर कर दी। अब गंडापुर साहब की स्टोरी कुछ और है, नुसरत जावेद साहब की स्टोरी कुछ और है। फैक्चुअली अभी तक नुसरत जावेद साहब की स्टोरी के अंदर लॉजिक ज़्यादा है, और गंडापुर साहब की जो स्टोरी है, जब मैंने ये वीलॉग किया तो मुझे सैकड़ों के हिसाब से कॉल्स आई। मैं कुछ देर के लिए सो गया था, तो उस बीच में भी मुझे बहुत सारी कॉल्स आई और मैसेजेस आए। लोग ये कह रहे हैं जी आपने एज इट इज़ उनकी बात बता दी, फिर आपने क्वेश्चंस भी उठा दिए और जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका आपने वो भी बता दिया, लेकिन हमें अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टोरी उन्होंने बताई उस पर हमें यकीन नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रही। स्पेशली जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, उस एरिया को, उन पहाड़ों को जानते हैं, और जितने जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में वो कहते हैं हम कैमरे लेकर उस बिल्डिंग के गिर्द फिर रहे थे, तो ये कब निकल के चले गए, हमें क्यों नहीं पता चला। हमने घेरा डाला हुआ था, पुलिस ने डाला हुआ था, रेंजर ने डाला हुआ था, तो ये कैसे हो सकता है। बहरहाल इन सवालों के जवाब जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ही दे सकते हैं, लेकिन उनके बारे में एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रही है। अब गंडापुर साहब के वापस आने के बाद उन्होंने एक जुमला बोला था कि हालात बेहतर हो जाएंगे और अच्छी खबर आएगी, और उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा अच्छी खबर के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 3-4 बुरी खबरें गंडापुर साहब के लापता होने से वापस आने तक के दरमियान, और वापस आने के बाद जो है अगले 24 घंटे में 4 खबरें आ गई हैं। एक खबर तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों का मज़ीद उनका रिमांड हो गया। उन्हें पहले पेश नहीं किया जा रहा था, पेश किया गया तो उनका रिमांड हो गया है। हालांकि हम सब जानते हैं, वीडियो मौजूद है, कि अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन जो है वो बिल्कुल एक पार्क में साइड पे खड़ी थी, डी चौक में भी नहीं, और ये 2 खवातीन थी जो खड़ी थी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी नहीं हो रही थी, इनके पास कोई हथियार भी नहीं था, और पुलिस के साथ इन्होंने मुज़ाहमत भी नहीं की, तो कोई कानून इन्होंने नहीं तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनका रिमांड हो गया।
एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इमरान खान की बहनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग नाराज़ हैं और वो इस बात का तस्करा करते रहते हैं और वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान की बहनें बाहर आके जो बातें करती हैं इमरान खान से सुन के उनका इम्पैक्ट होता है, तो हमारे ऊपर प्रेशर बनता है, तो इनको चाहिए कि ये नॉन पॉलिटिकल है, इनकी सोच पॉलिटिकल नहीं है, हम क्योंकि सियासी लोग हैं तो इनको बाहर आके ये स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। अब वो बहनें, उनका भाइयों ने जो कहता है वो बाहर आके कह भी देती है बाद औक़ात, और हो सकता है इमरान खान साहब उनको कहते हो कि तुमने बाहर जाके ये बात करनी है, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, वो उनकी बहनें, तो वो फिलहाल अब उनकी बहनें भी अंदर हैं इस वक्त, तो ये सूरत हाल है। दूसरी 2 डेवलपमेंट्स और है इमरान खान के हवाले से कि इससे पहले वो सिर्फ कैद थे और अब वो अगले 12-13 दिन के लिए कैद तन्हाई में चले गए हैं इमरान खान साहब। कैसे? पंजाब हुकूमत ने जो है वो ये फ़ैसला किया है और सुप्रिटेंडेंट ने ये रिकॉर्ड भी दे दिया है और उन्होंने ये बता भी दिया है कि 18 तारीख तक अडियाला जेल के अंदर जितनी भी मुलाकातें होनी हैं वो सारी कैंसिल कर दी गई है। यानी 18 तारीख तक कोई भी शख्स जाकर इमरान खान साहब को जेल में नहीं मिल सकता। आज 7 अक्टूबर है, तो 18 अक्टूबर तक इमरान खान साहब से जेल में ऑफिशियली मुलाकात नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी, जाकर हाई कोर्ट में अपील करेगी, केस जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास लगने के ज़्यादा इम्कानात हैं और वो सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इसको कितना डिले कर सकते हैं, ये लेट्स सी क्या होता है। लेकिन साफ बात यह है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया इस सारे एपिसोड के बाद जो इस्लामाबाद में हुआ। दूसरी चीज़ जो हुई वो ये हुई कि इमरान खान साहब का एक केस चल रहा था अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रही थी कि लंबी डेटें डालो, कोई 2 हफ्ते की डेट, कोई 1.5 हफ्ते की डेट, कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की डेट डाली जाए ताकि वो इस केस को चलाएं और साथ में जो तोशा खाना वाला केस है वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल करके बुशरा बीबी को कम से कम बाहर ले आए, क्योंकि इस केस में तो ज़मानत हो चुकी है पहले ये। अब अगर इसमें कन्विक्शन नहीं होती और उसमें ज़मानत हो जाती है तो बुशरा बीबी कम से कम बाहर आ जाएगी और इमरान खान साहब के भी बाहर आने के इम्कानात होंगे। वो इस पे काम कर रहे थे, तो उन्हें डेट मिलती थी 2 दिन की, 3 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, 3 दिन की, ऐसे डेट मिलती थी। उसकी वजह यह थी कि अदालत बहुत तेज़ी से केस चलाना चाहती थी। अब फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त पर अमल कर दिया गया। उन्होंने कहा 17 तारीख तक टाइम दे दें, उन्होंने कहा नहीं 19 तारीख तक टाइम दे दिया। यानी ये जो समाअत होती थी ना अदालत में, इसी में मीडिया जाके इमरान खान साहब से खबर लेके आता था और क्योंकि सारे मीडिया को पाकिस्तान को इंतज़ार था कि इस्लामाबाद वाला जो एहतजाज है उस एहतजाज के बाद अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ हुआ या जो वो बता रहे हैं उसके बाद इमरान खान साहब का ओपिनियन एहतजाज के बारे में, आईनी तरमीम के बारे में और अली अमीन गंडापुर वाले एपिसोड के बारे में क्या है, ये मीडिया जानना चाहता था। लेकिन मीडिया की इमरान खान साहब से मुलाकातें ख़त्म हो गई, क्योंकि केस चलेगा तो मुलाकात होगी। तो केस की तारीख पड़ गई है 19। अब 19 तारीख तक इमरान खान साहब का केस नहीं सुना जाएगा, उनको मीडिया नहीं मिल सकता, फैमिली और वकील और सियासतदान उनको 18 तारीख तक नहीं मिल सकते। तो 19 को केस है, 19 को ही बाकी लोग मिलेंगे। तो अब 19 तारीख तक इमरान खान साहब कैद तन्हाई में चले गए। तो जो बातें इमरान खान साहब के जरिए से बाहर आ सकती थी वो अब नहीं आएगी। चौथी डेवलपमेंट, अली अमीन गंडापुर साहब के वापस आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसको फौरी तौर पे सील कर दिया गया। ये दिन के टाइम की एक्टिविटी है और उसको सील करने के पीछे जो वजूहात, मैंने चंद लोगों से बात की, तो क्योंकि इस पर स्पीकर जो है सूबाई असम्बली के खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने इस पर कमेटी भी बनाई है, तोड़ फोड़ जो ये जो नुकसान हुआ है उसको जाके देखें, जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन करें। लेकिन कमेटी तो अंदर तब जाएगी ना जब उनको इजाज़त मिलेगी। सीडीए ने जाके एक सूबे का हाउस उसको सील कर दिया कि यहाँ पे कोई चीज़ शायद गलत बनी हुई है। मामला ये, तामीर करने वाली हुकूमत, बनाने वाली हुकूमत, हर चीज़ जो है वो हुकूमत की ही है और ये बहुत लंबे अरसे से खैबर पख्तूनख्वा हाउस यहाँ पे मौजूद है। ना पुराने किसी दौर के अंदर, ना पीटीआई के किसी दौर के अंदर इसके ऊपर सीडीए ने कोई अटैक या रेड नहीं किया, इसको सील नहीं किया। लेकिन जैसे इसके अंदर तोड़फोड़ हुई और अली अमीन का स्टेटमेंट आया, असद कैसर का स्टेटमेंट आया कि जनाब ये हम सामान टूट फूट ये हम नौजवानों को और सबको दिखाया करेंगे, हम इसको ठीक नहीं करवाएंगे, तो फौरी तौर पे जो है उसको सील कर दिया गया। अब 2 चीज़ें होंगी,
जो मुझे पता चली है। नंबर 1, इसके पीछे मकसद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है। जो पॉलिटिकल लोग पहुँचते हैं वो वहाँ मीटिंग्स करते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं। वो क्योंकि रेड जोन के अंदर है तो वो करीब भी होते हैं, तो उनको एक प्रोटेक्शन भी हासिल है और वहाँ पे वो अपने लोगों को ठहराते भी हैं, तो यहाँ से पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो एक तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी डेड हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा हाउस की तरफ से, ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसको रिपेयर कर दिया जाएगा, यानी जो तोड़फोड़ की है, जो नहीं चाह रहे होंगे जिन्होंने तोड़फोड़ की है वो दिखाई जाए तोड़फोड़ या नजर आए किसी को, तो उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। जब उसको ठीक कर दिया जाएगा तो ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। तो ये 4 डेवलपमेंट्स अली अमीन गंडापुर साहब के वापस आने के बाद हुई हैं और ये चारों में से एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करती। आदम सवाती साहब का भी 3 दिन का रिमांड मंजूर हो गया। मैंने जब गंडापुर साहब को कल रात बताया कि जनाब आदम सवाती साहब भी गिरफ्तार है, तो उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा नहीं वो तो गिरफ्तार नहीं है। मैंने कहा जी वो गिरफ्तार है और उनको पकड़ लिया गया है। तो फिर उनका जो है वो अब 3 दिन का रिमांड आदम सवाती साहब का भी हो गया है। तो ये है जी ओवरऑल सिचुएशन इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गंडापुर साहब की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस किस्म के एहतजाज किए थे और जितना जोर लगाया था, हत्ता कि ये जो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया है ना, डी चौक तक पहुँचना, ये बहुत बड़ा कारनामा है, ये हर आदमी नहीं कर सकता। वो विजुअल्स आप देखें कैसे 40-40, 30-30 कंटेनर इकट्ठे खड़े किए हुए हैं, उनको हटाना आप समझे पहाड़ सर करने के बराबर है। लेकिन उनको हटाकर ये पहुंचे बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वहाँ पे सवालात उठ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अली अमीन गंडापुर साहब के एक मुखालिफ ग्रुप था वो एक्टिव हो जाएगा और ऑब्वियसली उनको होना है। ये उनका टाइम है। तो पॉलिटिक्स में तो यही होता है कि जब आप कमज़ोर होते हैं तो आपका मुखालिफ जो है वो उसको अपनी ताकत बनाता है। लेकिन ओवरऑल नुकसान इमरान खान साहब का हो रहा है क्योंकि आईनी तरमीम के लिए बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। एक वफाकी वजीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता एक रुकन असम्बली को यह कहा कि आपके 11 बंदे हमने तोड़ लिए, आप 12वें बंदे हैं, तो आप अपनी बात करें, हम ये आईनी तरमीम करवा लेंगे और हम गारंटी करते हैं कि इन्हीं सीटों के ऊपर आप वापस आ जाएंगे, बेफिक्र हो जाएं आप। तो ये बात उसी रुकन असम्बली से मुझे पता चली। फेडरल मिनिस्टर है जिसने सौदेबाजी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के साथ। हो सकता है फ्यूचर में वो लोग नाम लें और चीज़ें बताएं। इसके अलावा जो है वो असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उनका ये क्लेम है कि हमारे MNAs को ख़रीदने के लिए बाकायदा पैसा खर्च किया जा रहा है और इस वक्त जो ऑफ़र है वो उन्होंने बताई। उन्होंने कहा जी इस वक्त जो ऑफ़र है वो लगभग पहुंच चुकी है 12 करोड़ रुपए तक, यानी 12 करोड़ रुपए तक ये ऑफ़र पहुंच गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को खरीदने की कोशिश की जा रही है। 25-30 करोड़ तक भी जा सकती है, यानी अरबों रुपए के अंदर भी अगर ये आईनी तरमीम हो जाए तो घाटे का सौदा नहीं है। मैंने आपसे कहा कि सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। आईनी तरमीम होगी तो 10 साल के लिए फारग है। फिर आईनी तरमीम रिवर्स करना इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन किस्म का काम है। एक दफ़ा अगर ये हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक, यानी मैं आपको अली अमीन गंडापुर की वापसी से पहले तक की बात बता रहा हूं, तब तक की सिचुएशन ये थी कि तहरीक इंसाफ के नंबर्स पूरे थे, सवाए 3 बंदों के उनका कोई और बंदा कंप्रोमाइज़ नहीं था और उन 3 वोटों के साथ अगर फजलुर रहमान साहब भी मिल जाएं तो भी हुकूमत की अददी अक्सरियत पूरी नहीं हो रही थी। एक आधा बंदा तब भी कम था। तो फजलुर रहमान साहब तो नहीं मिल रहे। जो उनका जेस्चर था, फजलुर रहमान साहब का एक चीज़ तो हमें याद रखनी पड़ेगी कि वो आप उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। सियासत में उनके लिए कोई ये मान ही नहीं रखता कि ये मेरा एग्जैक्ट और फिक्स मेरी लाइन है। वो ऐसा नहीं करते, वो अपनी लाइन तब्दील भी कर लेते हैं। ये नहीं वो कुछ ले दे के और कुछ चीज़ें करके आईनी तरमीम में कुछ तब्दीलियाँ करवा के तो वो इसका हिस्सा भी बन सकते हैं। और फजलुर रहमान साहब को यही सूट करेगा कि इमरान खान साहब सियासी तौर पे जितना मैक्सिमम इनको डैमेज किया जा सकता है वो किया जाए। अगर उनको डैमेज किया जाएगा तभी तो फजलुर रहमान साहब के लिए रास्ता निकलेगा खैबर पख्तूनख्वा में, वरना तो रास्ता ही नहीं निकलेगा। तो उन्होंने भी अपनी पॉलिटिक्स करनी है। तो
तो नंबर पूरे नहीं हो रहे थे। अब मेरी आप ये बात याद रखिएगा कि फजलुर रहमान साहब कादी फायद ईसा साहब को तो एक्सटेंशन देने वाले नहीं है, ये उन्होंने क्लियर कहा। और एक बात वो करते हैं बार बार, यानी फजलुर रहमान साहब की पार्टी के कुछ लोगों ने ये बात की है, मैं मुहतात अंदाज में आपको बता देता हूँ। उनका ये क्लेम है कि जी कादी फायद ईसा साहब ने अभी जो है वो तफसीली फैसला जारी नहीं किया मुबारक सानी केस का, तो ये भी हम इंतज़ार कर रहे हैं और वो हम चाहते हैं कि वो भी तफसीली फैसला जारी हो जाए। तो यहाँ पे उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, कोर्ट रिपोर्टर ही बता सकते हैं। लेकिन मामला ये है इस सारे केस में कि फजलुर रहमान साहब अगर वोट नहीं डालते या उनके चंद वोट चले भी जाते हैं तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी ज़बरदस्त ग्रिप है अपने MNAs के ऊपर कि तकरीबन 2.5 दर्जन MNAs उन्होंने अपने महफूज किए हुए। अब वोट नहीं टूट सकता। अगर तो ये आप समझ लें कि आईनी तरमीम हो गई और ये MNAs कंप्रोमाइज हो गए और ये MNAs उन कमीन गांव से निकल कर पहुंच गए जहां पे जाकर इन्होंने वोट डालना है, तो फिर आप लिख कर रख लें कि लोगों के जितने शकूक व शुबहात हैं वो सारे दुरुस्त हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से। फिर आप लिख लें कि कंप्रोमाइज हो गया मामला, क्योंकि आईनी तरमीम मुमकिन ही नहीं थी कि हो जाती। और अभी जब मैं आपसे बात करूं तो अब तक नहीं है, लेकिन अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है तो फिर आप समझ लें कि ये मामला तय थे। इन मामलात के तहत इमरान खान की बहनों को अंदर रखा गया, इन मामलात के तहत इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद करवाई गई, इन मामलात के तहत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को भी सील किया गया ताकि वहाँ एक्टिविटी ना हो सके। इन्हीं मामलात के तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोला डालने वाले लोग हैं वो सारे मुकदमात में भाग दौड़ रहे हैं। इन्हीं मामलात के तहत एक पार्लिमानी पार्टी की लीडर है जरताज गुल वजीर, वो भी गिरफ्तार कर ली गई। तो इन्हीं मामलात के तहत अगर MNAs भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं और आईनी तरमीम हो जाती है तो फिर समझे ये एक डील का नतीजा है। इससे बाहर फिर आप नहीं देख सकते, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन रहेगी नहीं। फजलुर रहमान साहब गए थे जी, जो फ़लस्तीन के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बारे में मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वीलॉग में, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या दहशतगर्दी का पाकिस्तान में कराची में हुआ, उस पर भी बात करते हैं। बाकी चीज़ें शेयर करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जो हिकमत अमली है वो ये है कि अदालत का वो दरवाज़ा खटखटाएं, कोशिश करें कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो और मौजूदा सिनेरियो के अंदर उनसे ओपिनियन ली जाए और उनसे इंस्ट्रक्शन लेके अपना आगे का रास्ता बनाएं। देखते हैं अब होता क्या है। जी नाज़रीन, देखिए आपने वीडियो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।